कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है। सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा। करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय की, कश्मीर पहुंची, जहां तिरंगा फहराकर इसे पूरा किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और अपनी यात्रा को सद्भावना और भाईचारा के लिए की गई यात्रा करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। श्रीनगर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 70 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया गया। रविवार को लाल चौक पर राहुल गांधी ने झंडा फहराया और सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा फहराया और इसके साथ ही कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जो कि कन्याकुमारी से चली थी 7 सितंबर पिछले साल, आज इसका औपचारिक तौर पर समापन हो गया। अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति आगे कुछ और प्लान करने की है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी कुछ मंथन करना चाहती है, कुछ विश्राम करना चाहती है और साथ ही साथ विपक्षी एकजुटता के लिए काम करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया था, लेकिन सीपीआई के डी राजा, डीएमके के तिरुचि शिवा, एनसी के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती समेत सिर्फ 9 पार्टियों के नेता ही पहुंचे। खराब मौसम भी इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में कांग्रेस के नेताओं ने यात्रा का समापन भाषण दिया। राहुल गांधी ने कश्मीर में मिले प्यार का जिक्र किया, इंदिरा और राजीव की हत्या को याद करते हुए शांति और सद्भावना का संदेश दिया। राहुल नाम अम्मू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था, पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं इनको बंद करने का है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरोसा जताया कि इस यात्रा से देश में भाईचारा फैलेगा। इस देश में अभी एक जज्बा है, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। 135 दिन और करीब 4000 किलोमीटर की इस यात्रा को कांग्रेस एक मील का पत्थर मान रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है जिसका आंकलन हम सिर्फ राजनीतिक सत्ता से करें। ये पार्टी देश के इतिहास, देश के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई एक पार्टी है और जो मुहिम हमने उठाई है बहुत काबिले तारीफ, और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने इतना सराहा है। अगर इसको सिर्फ निर्वाचन में देखें तो कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ जिन्होंने हमको समर्थन दिया उनके साथ ठीक नहीं होगा, पर मेरा पूरा विश्वास है कि इससे राजनीतिक स्तर से और सभी स्तर में हमको जनप्रियता और शक्ति हमको लाभ हुआ है। हालांकि बीजेपी ने इस यात्रा को लेकर नेहरू तक पर हमला किया। 1946 को जब भारत माता के 2 टुकड़े हुए, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे। तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में, यानी जिसे कह सकते हैं कि आपकी भारत को क्या जोड़ा था कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। बेशक कांग्रेस ये कहती हो कि ऐसे चुनाव या राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन ये देखा जाएगा क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो ताकत है वो जमीन से और जन समर्थन से निकलकर सामने आती है। तो जब इतना बड़ा अभ्यास हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उसका क्या एक नतीजा निकलता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल श्रीनगर से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजनीति में वो मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना उन्हें कबूल नहीं है। नीतीश सोमवार को बिहार भाजपा के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रभारी विनोद तावड़े के उस वक्तव्य का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि भविष्य में बीजेपी के दरवाजे नीतीश के लिए बंद हैं। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ फिर टकराव की मुद्रा में दिखे। उनके इस बयान के पीछे रविवार को दरभंगा में हुए बिहार बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद उनके नेताओं का ये बयान है। प्रदेश में कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी से भविष्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। हम लोग क्या के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लालकृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। नीतीश के लिए ये बयान इस लिहाज से भी जरूरी था कि बीते वर्षों में उनके पाला बदल को लेकर बहुत सी टीका टिप्पणियां होती रही हैं। नीतीश कुमार के आज के बयान पर वो चाहे विपक्षी बीजेपी हो या उनके कोई अन्य आलोचक, सब यही कहकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पूर्व में भी विधानसभा के अंदर जब राजद के साथ सरकार में थे तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इस पर नीतीश कुमार के समर्थक कह रहे हैं कि 5 वर्षों तक आज की बीजेपी के साथ जो उनका कटु अनुभव रहा है, उसके अनुसार विपक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी अपने सहयोगियों को भी राजनीतिक रूप से खत्म करने में विश्वास करती है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। झारखंड के राज्यपाल ने विधानसभा से पारित 1932 के खतियान को लागू करने का बिल लौटा दिया। अखबारों में छपी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में वही होगा जो चुनी हुई सरकार चाहती है, वो नहीं जो गवर्नर चाहते हैं। सोरेन ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां गवर्नर के जरिए परेशान करने की कोशिश की जा रही है। 1932 का खतियान का विषय राज्यपाल महोदय ने सरकार को वापस कर दिया। इस सरकार के सोच के विपरीत इस राज का ही महामहिम जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अपने विपक्षियों को कि ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है। और ये झारखंड में अभी जो सरकार है वर्तमान, यहां के मूलवासी आदिवासियों को ने चुन कर बैठाया है। यहां पर जो यहां की सरकार चाहेगी वही इस राज्य में लागू होगा, गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं होगा। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में होने वाले महानगरपालिका चुनावों से पहले अब हिंदुत्व का मुद्दा उठता नजर आ रहा है। रविवार को लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने के लिए जहां मुंबई में एक मोर्चा निकाला गया, तो वहीं अब हिंदुत्व को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। रविवार शाम की ये तस्वीरें मुंबई के शिवाजी पार्क की है, जहां कई हिंदू संगठनों की ओर से लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून को महाराष्ट्र में लागू करने की मांग को लेकर एक मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में जहां बड़े पैमाने पर भीड़ नजर आई, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में शामिल विधायक भी इस मोर्चे में नजर आए। सब समाज एक साथ इकट्ठा हो चुका है, भावना एक ही है, लैंड जिहाद और लव जिहाद
ये हिंदुओं को खतरा हो चुका है और उसके खिलाफ एक जनमानस बन चुका है, उसका यह आक्रोश है। लेकिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाले गए इस मोर्चे की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। आने वाले महीनों में देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना पिछले 25 सालों से बीएमसी की सत्ता में रही है। शिवसेना के 2 गुटों के बंट जाने के बाद अब बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर चुनाव लड़ती दिख रही है। इसी के तहत हाल ही में मुंबई के एक पार्क से टीपू सुल्तान के नाम को हटाने का फैसला मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने लिया। कोणत्याही सरकारी रेकॉर्ड मध्ये हा नावाचा कुठेही आदेश नहीं है। इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान ऐसा किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। किसी ने बैनर पर उस पार्क का नाम ये रखा था, जिसके खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किया था, इसलिए उस नाम को हटाया गया। लोकांनी आपोआप नाम काढला था। हालांकि शिवसेना हिंदू संगठनों के उठाए इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को ही घेरने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रहते लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पाई है। लगता है ये मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता प्रखर हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ निकाला है। देश में जो आक्रोश है हिंदुओं का, अगर सचमुच है तो सरकार किसकी है देश में? प्रखर हिंदुत्ववादी सरकार मोदी जी की और अमित शाह जी की है। तो आप जाकर देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। आज भी हिंदू कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी है, उनका टारगेट किलिंग जारी है। ये मोर्चे वाले शिवसेना भवन के सामने आकर खड़े रहे तो उनको लगता है आज भी हिंदुत्व का एकमेव आशा स्थान शिवसेना भवन ही है। चुनावों के समय जहां राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे लिखे होते हैं, तो वहीं यही नेता धर्म, जात पात का जिक्र करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उसके नाम पर वोट नहीं मिलते हैं। इसी मुंबई और महाराष्ट्र ने कोरोना के समय अलग अलग परेशानियां झेली, लेकिन इसका जिक्र कहीं पर देखने नहीं मिलता है। और चुनावों से पहले एक बार फिर से धर्म की राजनीति तेज हो गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आसाराम को रेप के एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। यह गुजरात की गांधीनगर कोर्ट का फैसला है। इस मामले में आसाराम को आज सजा सुनाई जाएगी। आसाराम के खिलाफ 2013 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी और 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे पहले 2018 में भी आसाराम को रेप के एक अन्य केस में जोधपुर कोर्ट ने सजा सुनाई थी। वो अभी जोधपुर जेल में ही बंद है।